आइए अब हम लोग देखते हैं क्या, इग्रेसिव जोन, इगेशन। डाइजेशन आपने देखा है ना, एब्जॉर्प्शन देखा, एसिमिलेशन देखा, अब देखेंगे इग्रेसिव जोन, इगेशन, चौथा जोन। 3 जोन आप लोग पढ़ चुके हैं, 4th जोन इगेशन, बाहर निकालो, है ना, मलमूत्र। फॉर्मेइगेशन का ही दूसरा नाम है डिफेकेशन, या इसे ही हम लोग कहते हैं इवैक्यूएशन। ठीक है, तो ये 3 नाम आप याद रखिए, एक ही का है, इगेशन, डिफेकेशन या इवैक्यूएशन। फॉर्मेशन ऑफ फेसेज, फेसेज का फॉर्मेशन होना, टेम्पोररी स्टोरेज होना, और फाइनली एक्सपेलिंग आउट ऑफ बॉडी थ्रू एनस, और एनस के द्वारा बाहर निकलने के इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, इगेशन। इगेशन इज अ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ फेसेज, टेम्पोररी स्टोरेज एंड फाइनली एक्सपेलिंग आउट ऑफ बॉडी थ्रू एनस। अब ये जो फेसेज होता है, इसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है, भूरा रंग का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मौजूद होता है स्टेरकोबिलिनोजेन, है ना, इसमें मौजूद होता है क्या, स्टेरकोबिलिनोजेन, और मौजूद होता है एक स्टेरकोबिलिन। तो ये याद रखेंगे कि ब्राउन कलर जो फेसेज का है वो क्यों हो रहा है, ये इन दोनों के चलते। कौन कौन किसके किसके चलते, स्टेरकोबिलिनोजेन, स्टेरकोबिलिनोजेन और स्टेरकोबिलिन के चलते। और ये जो होता है पार्टली वॉल्यूंटरी और पार्टली इनवॉल्यूंटरी, कुछ तो वॉल्यूंटरी है और कुछ इनवॉल्यूंटरी है, यानी कहने का अर्थ है कि अपने आप भी होते रहता है और इसको हम लोग कंट्रोल भी करते हैं कि बहुत जोर से पेट में फसल है, बाथरूम नहीं खुलल है, वॉशरूम नहीं खुलल है, रोके हुए है ना। तो पार्टली वॉल्यूंटरी और पार्टली इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस इसे हम लोग कहते हैं। फेसेज में मौजूद होते हैं 75% तो वाटर होते हैं और 25% सॉलिड मैटर होते हैं। ये क्या होते हैं, फेसेज अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट हैं जो नहीं डाइजेस्ट हुए। अगर इसको हम लोग और देखें बढ़िया से तो सॉलिड मैटर को, तो इसमें जो है हमारा, अगर सॉलिड मैटर को निकालना शुरू करें वाटर को अलग करके, तो इस सॉलिड मैटर में 30% तो रफेज है, 20% फैट है, और इनऑर्गेनिक मैटर 15% है, प्रोटीन भी 3% के आसपास रहता है, और बैक्टीरिया भी मौजूद रहते हैं 3%। ओके, अब हमारे मैन में, इन द मैन में अगर आप देखो तो एक ऑर्गन है केइसम, ये यहां रहता है केइसम। ये क्या है हमारे को, केइसम जो है वह वेस्टाइगल है, आज के डेट में ये वेस्टाइगल है। तो ये भी याद रखना है कि केइसम इज वेस्टाइगल, कहाँ रहता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में। The undigested food along with water and excess of digestive enzymes enters the large enzyme। जो फूड नहीं पचा, अनडाइजेस्ट रह गया, अपचा रह गया, और उसके साथ जो एंजाइम भी बहुत सारे एक्स्ट्रा मात्रा में जो बच गए, ठीक है ना, वो सब का सब स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रवेश कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और कोलोन एब्जॉर्ब्स द वाटर, और ये जो कोलोन है लार्ज इंटेस्टाइन का, है ना, ये कोलोन है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब्स करेगा, कंसंट्रेट्स द अनडाइजेस्टेड फूड इनटू फेसेज, और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है कोलोन, और वो धीरे 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 फेसेज में कन्वर्ट हो जाता है। एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम प्लस आयन एंड सर्टेन ड्रग्स, और कुछ यदि इसमें मौजूद है सोडियम प्लस आयन या कुछ ड्रग्स, उन सबको ये कोलोन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और धीरे धीरे यहां पर जाकर के फेसेज बनते जाते हैं। म्यूकस ऑफ गॉबलेट सेल्स, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं म्यूकस ऑफ गॉबलेट सेल्स, अडहेयर्स द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल इनटू फेसेज, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को फेसेज में कन्वर्ट करते हैं, कौन, म्यूकस ऑफ गॉबलेट सेल्स। ये याद रखना है कि म्यूकस ऑफ गॉबलेट सेल्स जो है वह अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को फेसेज में अडहेयर्स करते हैं। कोलोन जो है वो ऑल्सो ट्रांसपोर्ट करता है किसको, एक्सेस ऑफ सर्टेन आयंस लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस फ्रॉम ब्लड, ब्लड से बहुत सारा जो एक्सेस, ब्लड में ज़्यादा मात्रा में यदि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, फास्फोरस है, उन सबको कोलोन में पहुंचाता है। और कोलोन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में उसे फिर क्या करता है कि बाहर निकाल देता है फेसेज में मिला करके। जो फेसेज बन रहा है म्यूकस ऑफ गॉबलेट सेल्स के द्वारा, उस म्यूकस ऑफ गॉबलेट सेल्स में
क्या होता है कि पूरे बॉडी में जितने भी आपके ब्लड घूम रहे हैं और उसमें जितना भी एक्सेस का जो मात्रा है वो सब का एक्सेस मात्रा लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, माने कचरा का डब्बा है जहां पूरी तरह से रिफाइनरी एजेंट लगा हुआ है और रिफाइन करके आपको फेसेज के माध्यम से बाहर निकाल देता है। द फेसेज आर टेम्पोरली स्टोर्ड इन रिक्टम। फेसेज जो है वो टेम्पोरली स्टोर्ड कहाँ होते हैं? रिक्टम में। ऐसा नहीं है कि फेसेज बना तुरंत बाहर निकल जाए तो पैंटे गंदा हो जाएगा, है ना। तो टेम्पोरली स्टोर होते हैं रिक्टम में, वेयर मोर वाटर इज रीअब्जॉर्ब, और यदि वहां पर भी वाटर ज्यादा मात्रा में तो उसका भी रीअब्जॉर्प्शन होते रहता है। एक्सपेंशन ऑफ रिक्टम इनिशिएट्स अ न्यूट्रल रिफ्लेक्स व्हिच एक्सपेल्स द फेसेज थ्रू द एनस। अब कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू एंड ग्रॉस एनर्जी वैल्यू, ये भी टर्म आप लोग को ध्यान देना है। तो 1 ग्राम जो न्यूट्रिएंट का, यदि आप 1 ग्राम न्यूट्रिएंट ले लो किसी का भी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, किसी को भी, और यदि उसे बॉम्ब कैलोरीमीटर में, ठीक है ना, कंप्लीट कंबसन कराओ, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है? अब बॉम्ब कैलोरीमीटर जो होता है एक क्लोज्ड मेटल है, चैम्बर है, फिल्ड विथ ऑक्सीजन। एक क्लोज्ड मेटल चैम्बर होता है जिसमें कि ऑक्सीजन से वो भरा हुआ होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब इस बॉम्ब कैलोरीमीटर में 1 ग्राम न्यूट्रिएंट को ले जाते हैं और उसका हम लोग देखते हैं कि उससे कितना एनर्जी लिबरेट होता है, और उससे जो एनर्जी लिबरेट होता है उसे ही हम लोग कहते हैं कि कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू। अब फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू क्या है, ये तो हम लोग चेक किए बॉम्ब कैलोरीमीटर में। लेकिन यदि बॉडी के टिश्यू में यदि कंप्लीट कंबसन हो रहा है, बॉडी टिश्यू में, ठीक है ना, हमारे शरीर में यदि बॉडी टिश्यू में जो कंप्लीट कंबसन हो रहा है, तो 1 ग्राम न्यूट्रिएंट से कितना एनर्जी निकल रहा है कंप्लीट कंबसन बॉडी टिश्यू में होने के बाद, तो उसे हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू। तो अब आशा है कि आपको कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है यह पता चल गया। दोनों क्या है? कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू बाहर में किसी बॉम्ब कैलोरीमीटर नामक डिब्बे में जिसको कि ऑक्सीजन से भरा हुआ है, उसमें आपका कंप्लीट कंबसन हो रहा है। फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू में क्या है? हमारे बॉडी टिश्यू में कंप्लीट कंबसन हो रहा है। क्लियर? तो यहां देखा गया है फ्यूल वैल्यू को कि जो आपका कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट का है वो कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू आता है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, तो बॉडी के टिश्यू में आता है 4.0 किलो पर ग्राम कैलोरी पर ग्राम, दैट इज ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज अगर लेते हैं तो। फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू चेक कर रहे हैं। प्रोटीन्स का देखा गया है कि प्रोटीन से 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, और फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू कितना है? 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है ना। यहाँ प्रोटीन्स में देखिए कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू में लार्ज डिफरेंस है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंस वैसा नहीं है। फैट्स में देखा गया है कि कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम, लेकिन फिजिकल वैल्यू कितना है? 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। क्लियर है? तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि किसका सबसे ज्यादा फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू किसका है? प्रोटीन्स का। नंबर 1 पर कौन है? प्रोटीन्स। नंबर 2 पर आता है, सॉरी, नंबर 1 पर फैट्स, नंबर 2 पर प्रोटीन्स, एंड नंबर 3 पर आता है आपको कार्बोहाइड्रेट। अब न्यूट्रिशन डिसऑर्डर भी हम लोग आगे देखेंगे कि न्यूट्रिशन डिसऑर्डर में क्या होता है। तो 2 तरह के न्यूट्रिशन डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है ओवर न्यूट्रिशन और एक होता है अंडर न्यूट्रिशन। ज्यादा खाना भी खराब और कम खाना भी खराब। अंडर न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं माल न्यूट्रिशन, ठीक है ना। माल न्यूट्रिशन जो होते हैं वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के आधार पर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी के अनुसार, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव यानी मात्रा भी भरपूर नहीं मिल पा रही है जितनी जरूरत है। तो माल न्यूट्रिशन जो है वो 2 तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। तो ये दोनों भी हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो अभी के लिए यही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।